प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य हेतु आमंत्रित है। आपको कोई टाइम दिया है की प्रेफरेंस? 7 मिनट। मुझे 5 मिनट पर एक 4 मिनट पर एक टाइम और 4, 5 और 6 पर एक टाइम है। ठीक। ठीक, यदि नहीं होती तो शुरू करो। आप मेरे बोलने के साथ प्रश्न शुरू कर दीजिएगा। सदन की को साधारण आज के प्रस्तावित विषय बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि तर्क अभिजात्यवादी अवधारणा है कि प्रजोत पक्ष में मानव सबसे पहले समझ लेते हैं बुद्धिजीवी कौन होते हैं। बुद्धिजीवी वे होते हैं जो किसी भी विचार का विश्लेषण करते हैं। इस संदर्भ में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बुद्धिजीवी इस बात को समझेंगे कि ऐतिहासिक रूप से विचारों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, कोई भी विचार कैसे बनता है, किसी भी विचार के बनने के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, ऐतिहासिक रूप से कौन सा धड़ा हो रहा है जिसने इस विचारों का निर्माण किया है, कौन से विचार है जिनको समाज के अंदर वैधता प्राप्त है, वैधता किन डिस्कोर्सेस के माध्यम से प्राप्त करवाई गई है, इत्यादि तमाम बातों पर बुद्धिजीवी अपनी राय प्रकट करते हैं। और उसके बाद इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हम किस तर्क को यदि अभिजात्यवादी अवधारणा मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तर्क क्या है? कोई भी स्टेटमेंट जो समाज में एस्टैब्लिश होकर इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर आना चाहती है वो अपने आप में तर्क है। अब ये जो तर्क है केवल ये ऐसा स्टेटमेंट मात्र तर्क नहीं हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है जो तर्क एस्टैब्लिश होना चाहता है ये अपने साथ में अपने आप में इनहेरेंटली रीजनिंग कैरी करता है। रीजनिंग क्या कि जो होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए। अभी जो रीजनिंग है ये अपने आप में नैतिक रूप से सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन उसको प्रस्तुत कर रहा है। ये भी आप बात करते हैं। अब ये कि जो रीजनिंग आ रही है उसका सब्सटेंशिएशन भी तर्क के अंदर साथ में आना चाहिए। मतलब जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इत्यादि तमाम इन सवालों के जवाब भी इस तर्क के अंदर आने चाहिए, सब्सटेंशिएशन आना चाहिए। और चौथी बात, यदि जो तर्क दिया जा रहा है उसका कंटेम्परेरी हमको कोई पहले से उदाहरण देखने के लिए मिलता है तो वो भी उस तर्क के अंदर आएगा। यदि उदाहरण पहले से कोई मौजूद नहीं है तो उस तर्क को आप कैसे इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर लाएंगे उसका नॉलेज बेस भी आपको उस तर्क के अंदर प्रस्तुत करना होगा। तर्क इस बात की भी बात करता है। क्या तर्क नहीं है? कोई भी एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो मैंने बोल दी वो तर्क नहीं हो सकता। तर्क के पीछे रीजनिंग होगी तभी वो तर्क बनेगा जो मैंने 4 स्तर की बात होनी चाहिए। और जो पहले से कोई बात स्टैब्लिश कर दी गई है यदि मैं उसको मात्र नकार दे रहा हूं तो वो भी अपने आप में तर्क नहीं हो सकता। इन दोनों बातों को हमें समझना होगा। यदि नकार रहा हूं तो उसके पीछे ये चारों चेन फॉलो होगा तभी जाकर वो अपने आप में तर्क बन पाएगा। अब जब हम अभिजात्यवादी अवधारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अभिजात्यवादी अवधारणा होती क्या है? अभिजात्यवादी अवधारणा कोई भी वो होगी जो पहला अपने आप में अभिजात्यवाद की बाय प्रोडक्ट होगी। मतलब ये कि अभिजात्यवाद से निकलकर अभिजात्य वर्ग से निकलकर आ रही होगी पहला। और दूसरा, कोई भी अभिजात्यवादी अवधारणा वो अवधारणा होगी जो अपने आप में अभिजात्यवाद को केंद्र में रखकर अभिजात्य वर्ग के हितों को केंद्र में रखकर बनाई गई हो। मतलब बाय प्रोडक्ट भी अभिजात्य वर्ग की होगी और सर्व भी अभिजात्य वर्ग को ही कर रही होगी। अब हम क्यों अभिजात्यवादी अवधारणा बताने की कोशिश कर रहे हैं तर्कों को, इस बात को समझने पर आते हैं। जब हम किसी भी लॉजिक की यानी तर्क के जेनेसिस की बात समझते हैं कि कैसे किसी भी तर्क की विनिर्मित होती है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि तर्क हमेशा समाज में संसाधन संपन्न वर्ग द्वारा दिए गए। संसाधन संपन्न वर्ग वो था जिनके पास इकोनॉमिक कैपिटल समाज के अंदर थी। तो इस इकोनॉमिक कैपिटल से हुआ क्या? इस इकोनॉमिक कैपिटल के माध्यम से जो संसाधन संपन्न वर्ग था, जो प्रभु वर्ग था, उसने अपने लिए सुपर स्ट्रक्चर्स बनाए। सुपर स्ट्रक्चर्स कैसे? धर्म की संस्था, परिवार की संस्था, एजुकेशन के अंदर जितने भी माध्यम है। अब इन माध्यमों के आधार पर हम देखते हैं कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं बनाई गई, सुपर स्ट्रक्चर्स बनाए गए, इन सुपर स्ट्रक्चर्स ने नॉलेज क्रिएशन का काम किया और नॉलेज क्रिएशन के बाद नॉलेज एक्यूमुलेशन करने का काम किया। मतलब ये कि जो नॉलेज बनी वो इन्हीं संसाधनों के माध्यम से संस्थानों के माध्यम से बनी। और इस संस्थानों पर चूंकि संसाधन संपन्न वर्ग जो है वो प्रभु वर्ग था, केवल उनका लिमिटेड एक्सेस था। अब चूंकि नॉलेज क्रिएशन और लॉजिक का क्रिएशन इन संस्थानों द्वारा किया जा रहा था तो इसके द्वारा जो तर्क की शक्ति निकल रही थी वो तर्क की शक्ति अपने आप में छोटे से बेस में जो प्रभु वर्ग था इस तक लिमिट हो जा रही थी। और चूंकि इस प्रभु वर्ग तक की शक्ति अपने आप में लिमिट हो जा रही थी तो समाज में यहाँ पर क्या किया कि जो प्रभु वर्ग के पास था उसको लॉजिक और इलॉजिकल के बीच में यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्रिएट करने का काम किया गया। मतलब ये जो कि प्रभु वर्ग को जो मान रहा है या मतलब प्रभु वर्ग का जो मानना है, प्रभु वर्ग की जो मान्यता है उसको जो फुलफिल करने का काम कर रहा है उसको लॉजिकल बता दिया गया। और उसके अलावा जितनी भी अवधारणाएं थी उन सभी को इलॉजिकल बता दिया गया। इलॉजिकल किसको बताया गया? इमोशंस को इलॉजिकल बताया गया। जो भी मनुष्य फील कर रहा है उसको इलॉजिकल बताया गया। जो अनुभव उसके आ रहे हैं उसको इलॉजिकल बताया गया। क्यों? क्योंकि आपने ये कह दिया कि आप उनको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते कभी भी। अपने इमोशंस को, अनुभव को प्रोबेबिलिटी के आधार पर नहीं लेकर आ सकते कभी भी।
और लॉजिकल किसको बताया गया? जो नॉलेज सिस्टम उस प्रभु वर्ग ने बनाया था, जो अपने लिए वो संचालित करने की कोशिश कर रहा था। अब जब आपने प्रभु वर्ग में लॉजिक और इन लॉजिक के बीच का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया और लॉजिक को अपने नॉलेज बेस तक सीमित करने की कोशिश कर दी, और चूंकि नॉलेज बेस आप तक सीमित था, वैसी स्थिति में तर्क अपने आप में अभिजात्यवादी अवधारणा बन जाता है। इस बात को हमें तर्क देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात, तर्क किस बात को लेजिटिमाइज कर रहा है, हमें यह भी समझना होगा कि तर्क यदि आ रहा है तो तर्क किस बात को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि सत्ता और डिस्कोर्स के बीच में गठजोड़ हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो सत्ता और डिस्कोर्स के बीच का जो गठजोड़ है, वो इस बात का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है कि जो डिस्कोर्स है अपने आप में, वो डिस्कोर्स कुछ बॉडीज के माध्यम से प्रतिपादित होती है, कुछ संस्थानों के माध्यम से प्रतिपादित होता है, एजुकेशन, हेल्थ, मीडिया इत्यादि। अभी जो तर्क आया इन डिस्कोर्स के माध्यम से आया, शक्ति उन्हीं के पास थी जिनके पास डिस्कोर्स के माध्यम से, वो तर्क किस बात को वैधता प्रदान करने की कोशिश कर रहा था, हमको ये भी देखना होगा। जब कोई भी तर्क दिया गया समाज के अंदर, तो उसके साथ अंतर्निहित रूप से आग्रह जोड़ दिया गया कि यदि तर्क है तो तर्क को सही होना पड़ेगा। अब हमें समझ में यह आता है कि कोई भी डिस्कोर्स किस माध्यम से निर्मित होता है, या कोई भी डिस्कोर्स किस बात को प्रतिपादित करने की कोशिश करता है। कोई भी डिस्कोर्स बात को प्रतिपादित करने की कोशिश करता है जो बार बार समाज में नरेट की जा सकती है, जो बार बार समाज में डिक्टेट की जा सकती है, जो बार बार समाज में बताई जा सकती है लोगों को। अब चूंकि डिस्कोर्स अभिजात्य वर्ग के पास था, तो हुआ ये कि पहली बात तो आपने तर्क के साथ सही होने का आग्रह जोड़ दिया, और फिर सही क्या है उसको अपने डिस्कोर्सेस के माध्यम से बार बार समाज में प्रतिपादित कर दिया। कैसे? कल्चरल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, यानी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के माध्यम से। आपने आर्ट बनाया, आपने सिनेमा बनाई, आपने लिटरेचर लिखा, किन आधारों पर लिखा? इन आधारों पर लिखा कि कैसे आप किस बात को सही करना चाहते, किस बात को सही नहीं बताना चाहते। उस स्थिति के अंदर आपने जो जितनी अनुभव जितनी चीजें थी, उनको आपने इलॉजिकल बताने का काम किया, और चूंकि आपने इलॉजिकल बताने का काम किया तो आपके हिसाब से गलत हो गई, सही नहीं रही। इस वजह से भी तर्क की जो अवधारणा है अपने आप में अभिजात्यवादी अवधारणा बनकर निकल कर आती है। तीसरी बात, हम ये समझते हैं कि अभिजात्यवाद ने किया ये कि सत्य को, यानी ट्रुथ को लॉजिक के साथ आइडेंटिकल बनवा दिया। मतलब ये कि जो लॉजिक होगा अपने आप में ट्रुथ हो जाएगा। अब इसके साथ समस्या क्या है कि जब आपने ट्रुथ और लॉजिक के बीच की जो डायकोटोमी को खत्म करने का काम किया, तो ट्रुथ के बियॉन्ड किसी भी चीज की प्रूवेबिलिटी पर आप सवाल करने लगे कि यदि आप किसी भी दूसरी बात को ट्रुथ के अलावा बता रहे हैं समाज के अंदर जो तर्क है, तो आप उसको प्रूव कीजिए। मतलब ये कि यदि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते तो अपने आप में तर्क नहीं हो सकता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि समाज में बहुत सारे आइडियाज है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी लेयर्ड है। अब कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड आइडियाज के साथ समस्या क्या होती है कि आप हर स्तर पर एम्पिरिकली प्रूव नहीं कर सकते। जैसे किसी के साथ मान लीजिए ऐतिहासिक रूप से ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, किसी के साथ ऐतिहासिक रूप से शोषण हुआ है। अब इन तमाम आधारों पर हम देख सकते हैं कि कभी भी आप इनको लेजिटिमाइज करने के लिए ये नहीं कह सकते कि आपको प्रूवेबिलिटी देनी ही होगी। अब यदि इसकी प्रूवेबिलिटी नहीं है और आपने तर्क को सत्य के साथ जोड़ दिया है, तो आप कभी भी जो आपको लग रहा है कि बात असत्य है उसको आप तर्क नहीं मानेंगे। और प्रूवेबिलिटी समाज में हर आधार पर देखिए कभी भी संभव नहीं हो सकती, हाँ नहीं होती। जिस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती उसको तर्क नहीं माना गया। इस वजह से तर्क जो है अपने आप में केवल अभिजात्यवादी अवधारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन पैनल पर एक मिनट का सामान्य सत्र। आपकी रेफरेंस ठीक है, विषय की जो विरोचने की कैसी अभिजात्यवादी अवधारणा है, क्योंकि इनके अनुसार जो तर्क है वो 4 पैमानों पर है। कि स्टेटमेंट है जो समाज में अभिव्यक्त हो रहा है और उसकी लेजिटिमेसी मिल रही है। आप ये समझिए अगर आपको लेजिटिमेसी नहीं भी मिली तब भी वो तर्क एग्जिस्ट कर सकता है। तर्क कहाँ से ड्राइव होता है? वो रीजन से ड्राइव होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप उसको व्यक्त कर रहे हैं, उसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है। अगर आप जस्टिफिकेशन रीजन दे पा रहे हैं तो अभिव्यक्त चीज अपने आप में एक तर्क बन जाती है। उसके लिए लेजिटिमेसी का होना आवश्यक नहीं है। फिर ये बोल करके जा रहे हैं क्या आर्गुमेंट्स अपने आप में बहुत साइक्लिक है। ये बोल करके जा रहे हैं कि तर्क अभिजातवादी इसलिए क्योंकि अभिजात वर्ग के द्वारा आ रहा है। तर्क इसलिए अभिजातवादी क्योंकि अभिजातवादी वर्ग ने ही दिया है। और तर्क तो आपको भी बताना है कि तर्क अभिजातवादी अपने आप में कैसे है। अगर अभिजातवादी वर्ग बना और उसने संस्थाओं का निर्माण किया और उन संस्थाओं ने तर्क दिया, तो आपके हिसाब से सेकेंड स्टेज अभिजातवादी हो रहा है ना, कि उन संस्थाओं के द्वारा दिया गया तर्क अपने आप में अभिजातवादी है। क्योंकि आपकी पूरी परिभाषा के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि उन संस्थाओं का निर्माण कैसे हुआ। हम बुद्धिजीवियों और इतिहास की बात करते हैं तो हम इतिहास की बात शुरुआत करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, मानव की सभ्यता का विकास कैसे हुआ। अर्थात जब मानव जंगल जंगल भटक रहा था, देख रहा था, तो उसे क्या लग रहा था कि उसे सुरक्षा कैसे प्राप्त करनी है। सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने झुंड में देखा सबसे सेफ ऑप्शन है। अर्थात वहां पर जब संस्था एग्जिस्ट नहीं भी करेगी तभी भी उसके पास झुंड में रहने के एक रीजन था। वो रीजन क्या था कि झुंड में रहकर मुझे सुरक्षा प्राप्त होगी। फिर उसने अपने खाने बनाने आसपास की चीजों के भी बहुत सारे माध्यम ढूंढे। अर्थात जो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं और
और जिन कार्यों का आप एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसी कार्य प्रमाण का, वो अपने आप एक तर्क बन जाता है और उसके लिए संस्थानों से पहले भी वो एग्जिस्ट कर रहा था। फिर यह बोल करके चाहते हैं कि कैसे संस्थान अपने आप में उन तर्कों को दबाती है और आप दूसरे तर्क एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि दूसरे तर्क भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ये बोल करके चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ही सिर्फ तर्कों का निर्माण कर रहा है, तो आप ये समझिए दूसरे तर्क भी आ रहे हैं, अर्थात आदिवासी भी अपने तर्क दे रहे हैं। महिलाएं भी जब बोल रही है कि हमारा जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या महिलाएं अभिजातवादी वर्ग में आती हैं? क्या दलित जो है अभिजातवादी वर्ग है? अर्थात जो लोग अभिजातवादी वर्ग नहीं भी हैं तो भी वो उनके पास एक शेयर्ड आइडेंटिटी है उस एक्सप्लॉयटेशन का, उस डिस्क्रिमिनेशन का, और जब वो उसको व्यक्त कर रहे हैं तो वो भी उनका एक तर्क है। क्या वो शक्ति संरचना के पार्ट है? आपके हिसाब से नहीं है। क्या उनके पास संस्थानों का कंट्रोल है? नहीं है। उसके बाद भी जब वो अपने एक्सप्लॉयटेशन की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो लेजिटिमाइज भी हो रहा है, तो क्या वो तर्क बना? अर्थात तर्क का अपने आप में किसी व्यक्ति के द्वारा आना उसको अभिजातवादी नहीं बनाता। तर्क अपने आप में एक रीजन से ड्राइव होता है। अब यहाँ समझ आते हैं तर्क बनता कैसे। सबसे बड़ी बात यह है, डिबेट इस बात पर है कि तर्क अपने आप में एज अ कॉन्सेप्ट कैसे अभिजातवादी है। अगर वो सिर्फ उन लोगों के पास ही ड्राइव हो पाता है जो एक्सक्लूसिव है या जिनके पास सिर्फ एक रैशनैलिटी चेतना बस है, बाकियों के पास नहीं है, तब वो अभिजातवादी माना जाएगा। सिर्फ इस आधार पर नहीं कि सिर्फ संस्कृति संरचना या संस्था के आधार पर ही आ रहा है। मतलब कि तर्क कौन का है? तर्क व्यक्ति कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? चेतना के आधार पर कर रहे हैं। चेतना की व्यक्ति का निर्माण कैसे हो रहा है? अर्थात अलग अलग समाज के लोगों की अलग अलग लोगों की चेतना एग्जिस्ट करती है, वो सोच विचार करते हैं। किस आधार पर करते हैं? अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर। अर्थात मैं अपने एक डिसीजन की अगर रैशनल बैकिंग दे पा रहा हूँ कि मेरी चॉइसेस का कारण ये था कि मुझे इंटरेस्ट मिल सके, वो उस व्यक्ति का तर्क है। अर्थात तर्क की इंटेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है, उस तर्क के वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है, पर वो तर्क निकल करके आ रहा है। फिर ये बोल करके जाते हैं कि बाकी जितने भी शक्ति संरचना द्वारा तर्क आ रहे हैं वे तर्क मान्य नहीं हो रहे। मतलब कि यहाँ पर जब इनके अनुसार भी अगर कोई तर्क निकल कर आ रहा है और उसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई है तो वो तर्क ही नहीं है। लेकिन वो तर्क तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अर्थात लेजिटिमेसी तर्क को नहीं डिफाइन कर रही। अर्थात आपके हिसाब से लेजिटिमेसी सिर्फ उसकी है जिसकी शक्ति संरचना में कंट्रोल है। अब क्या समझो शक्ति संरचना को चैलेंज कौन कर रहा है? अर्थात अगर हम जितने भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेमोक्रेसी आया, इंपीरियलिज्म को चैलेंज आया। इंपीरियलिज्म की चैलेंज किसने किया? जो शक्ति संरचना के पार्ट नहीं थे उन्होंने भी उसको चैलेंज किया। इक्वालिटी का आइडिया निकल रहा है। ये बोल करके जा रहे हैं कि धर्म का निर्माण जिसने किया, राज्य का निर्माण जिसने किया, वो उन लोगों ने किया क्योंकि उन्हें निर्माण करना था। आप ये समझिए जब निश्चय अपना आइडिया स्लेव मोरालिटी का देते हैं तो क्या बताते हैं कि जिन अभिजात वर्ग के लोगों के पास शक्ति संरचना है और जो लोग चाहते हैं कि वो पावर को कंट्रोल कर सके, उन्होंने ई बिल का आइडिया बताया कि अगर आप इस तरह का कार्य करेंगे तो आपको नुकसान मिलेगा। अर्थात जो गुडनेस का पूरा रीजन निकल कर आता है वो स्लेव मोरालिटी के लोग लेकर आते हैं ताकि वो अपने बेनिफिट की बात कर सके। जो कोपिंग मैकेनिज्म जो ये बोल करके जाते हैं रिलीजन भी अपने आप में सिर्फ अभिजात वर्ग के लोग लेकर जाते हैं, नहीं, रिलीजन की भी अपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल कर आ सकती है। उस अभिजात वर्ग के रिलीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है। आपके अनुसार से सिर्फ उसी के द्वारा दिया गया तर्क ही अभिजातवादी होगा, लेकिन उस अभिजातवादी संरचना का इतना भी जाकर उसको चैलेंज किया जा रहा है तो वहां पर रिलीजन एक अपने आप में कोपिंग मैकेनिज्म बनती है। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो जो लोग अपने अगर वो जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं कि मेरे लिए कोपिंग मैकेनिज्म भी है, तो भी उनके हिसाब से तर्क है, क्योंकि आपकी परिभाषा की तर्क की परिभाषा के अनुसार भी वहां पर लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेजिटिमेसी डिफाइन नहीं करेगी कि तर्क अभिजातवादी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर तर्क निकल कर आ रहा है और लोग उसको व्यक्त कर पा रहे हैं, वो स्वीकार्य हो या ना हो, तर्क करना और तर्क अपने आप में जो निर्माण है वो अभिजातवादी यहाँ पर नहीं है। फिर ये बोल करके जा रहे हैं कि कैसे संसाधनों पर उनका कंट्रोल है और संसाधन जो है वो सुपर स्ट्रक्चर और जो पावर में लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या उन पे चैलेंज होगा? क्या अगर उनके पास ही सब कुछ कंट्रोल है, वही नॉलेज को कंट्रोल कर रहे हैं, वही परसेप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, वही आइडिया आइडियोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से काउंटर अल्टरनेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर काउंटर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि सबर्डन क्लास की भी एक कॉन्शियस एग्जिस्ट कर रही है, वो भी उस चीज को चैलेंज कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो मतलब उनके पास भी एक चेतना है। अगर उनके पास एक चेतना है तो वो भी रीजन ड्राइव कर पा रहे हैं, और अगर वो रीजन ड्राइव कर पा रहे हैं और शक्ति संरचना के पार्ट नहीं है, मतलब वो अभिजातवादी नहीं हुई। क्योंकि आपके अनुसार तर्क अपने आप का अभिजातवादी नहीं है। आपके अनुसार तर्क अभिजातवादी इसलिए है कि अगर वो पावर स्ट्रक्चर से आ रहा है तभी अभिजातवादी, मतलब कि तर्क बिना पावर स्ट्रक्चर के बने भी आ सकता है। अब ये समझिए आपके अनुसार में संस्थाएं तो अपने राज्य की बात करें, क्या राज्य से पहले लोग कभी तक नहीं बनते थे? जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने बनाया तो इस आधार पर बनाया कि हमें अपने कुछ नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एनार्की आ जाएगी। वहां भी एक रीजन दे रहे हैं ना आपको कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्यों नेसेसिटी है, अर्थात जस्टिफिकेशन वहां भी हो रहा है। क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद राज्य नहीं आया? अगर बाद में राज्य आया तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बनना भी उन संस्थाओं से पहले की स्टेज है। अब उस पहले की स्टेज से भी पहले अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेज देखें, पहिए का आविष्कार करना हो या बाकी चीजें का आविष्कार हो, मतलब हम लोग अपनी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो आपके अनुसार जो आपके तर्क है बहुत साइक्लिक तर्क है कि संस्था बनेगी और संस्था तर्क दे रहा है इसलिए अभिजातवादी है। तर्क अभिजातवादी इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति दे रहा है। आपने कभी प्रूव नहीं किया कि तर्क अपने आप में कैसे एक्सक्लूसिवली अभिजातवादी हो रहा है और क्या अभी
अगर संस्था एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या तर्क नहीं आ सकता? और अगर तर्क उन संस्थाओं के एग्जिस्ट करने के बाद भी आ रहे हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, आपके परसेप्शन से लेके रिसोर्सेज से लेके सब कुछ, तब भी अल्टरनेटिव आइडिया, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, दलित डिस्कोर्स, ये बाकी चीजें एग्जिस्ट क्यों कर रही है? मतलब कि संस्था के रहते हुए भी व्यक्तियों के अंदर एक चेतना है, अपने ऑपरेशन को समझने की कॉन्शियसनेस है और उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। वो लेजिटिमाइज नहीं भी हो रही, उसको चैलेंज तो कर रही है, वो जस्टिफिकेशन अपने इमोशंस, अपनी बातों वही बोल करके जा रहे हैं कि इमोशंस अपने आप में नेगेटिव आ जाती हैं, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या इमोशंस को एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता? और अगर व्यक्ति अपने इमोशन को व्यक्त भी कर रहा है और ये बोले कि इमोशन को हमेशा नेगेटिव बताया गया है, तो क्या इमोशन का एक्सप्रेशन अपने आप में लॉजिकल रीजन नहीं हो सकती? अगर मुझे बुरा लग रहा है और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मेरे पीछे बुरा लगने का कारण क्या है, तो मैंने बुरे लगने का रीजन दिया, आपके अनुसार में बुरा लगना इमोशन है और वो अभिजातवादी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं किसी कारण में जस्टिफिकेशन दे पा रहा हूँ तो अपने आप मेरा स्टैंडर्ड और अभिजातवादी नहीं है। सदन पटल पर नेता पक्ष अपने वक्तव्य हेतु आमंत्रित। मुझे 3 मिनट 5 मिनट मेरे वक्तव्य के साथ सदन की गरिमा को मेरे साझा में दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष में इससे पहले कि मैं विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करूं, एक प्रेमाइज सेट कर देना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रेमाइज सेट कर देना जरूरी हो जाता है कि जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, तो टाइम स्पेस और कॉन्टेक्स्ट से अलग होकर किसी भी चीज का एनालिसिस नहीं कर सकते और किसी पर्टिकुलर टाइम स्पेस या कॉन्टेक्स्ट में लेजिटिमेसी डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज लॉजिक होगी, कौन सी चीज इलॉजिकल होगी। यानी कि हमें समझना होगा किस प्रकार से हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि जिन लोगों ने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किए, साइंटिफिक मूवमेंट किए, जिन्होंने धर्म से अलग जाकर अपना एक लॉजिक क्रिएट किया, कैसे उनको एनाइलेट किया गया, कैसे उनको मारा गया, कैसे उनको खत्म किया गया, जो अपने आप में स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से लॉजिक का एग्जिस्टेंस या किसी विचार का एग्जिस्टेंस अपने आप में उस विचार को लॉजिक नहीं कैटेगराइज कर देता। लॉजिक की उसकी कैटेगराइजेशन के लिए उस टाइम स्पेस कॉन्टेक्स्ट में उसका लेजिटिमाइजेशन बहुत जरूरी है और यदि लेजिटिमाइजेशन होगा तभी उसको लॉजिक एज ए लॉजिक कैटेगराइज किया जाएगा। दूसरी चीज, इनके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है कि ये इनका पहला आर्गुमेंट रहता है कि हमने झूम में रहना शुरू किया, हम पहले घूम रहे थे और फिर हमने झूम में रहना शुरू कर दिया, तो हमारा लॉजिक एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से निकल कर आ रहा है। अध्यक्ष मंडली, कोई भी चीज जो हमारे इंस्टिंक्ट से निकल कर आती है वो लॉजिक कैसे हो जाती है? हर मनुष्य के भीतर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगी, मनुष्य खुद को बचाना चाहेगा, मनुष्य कुछ खाना चाहेगा, अपनी भूख मिटाना चाहेगा। यदि उसकी इंस्टिंक्ट से कोई चीज निकल कर आ रही है, कोई भी स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है, तो उस स्ट्रक्चर के पीछे क्या जस्टिफिकेशन है? वो स्ट्रक्चर अपने आप में लॉजिक नहीं रहता। पर इन स्ट्रक्चर्स का आगे विकास किस प्रकार से होता है? हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर्स का विकास आगे जैसे ये थ्योरी लेके जाते हैं जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। कैसे सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी अपने आप में पैट्रियार्कल हाइपोथेसिस के रूप में देखने को मिलती है, जहां पर हम ये कहते हैं कि सभी लोगों ने अपनी राइट्स छोड़े और स्टेट सबको एक प्रोटेक्शन के रूप में देख रहा है, पर वो राइट्स अपने आप में पुरुष और महिलाओं के बीच में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो अपने आप में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से पैट्रियार्कल लॉजिक कहीं ना कहीं समाज में लेजिटिमेट है और पैट्रियार्की यदि किसी लॉजिक को लेजिटिमेट करे तो वो लॉजिक अपने आप में अभिजात्यवादी हो जाता है। यानी स्टेट कॉन्टेक्ट थ्योरी की बात है, जिस स्टेट का कंस्ट्रक्शन होता है उस स्टेट के भीतर तमाम तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो दमित शोषित वर्ग के लोगों के अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रहा है और इस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जिस्टेंस अपने आप में बताता है कि जिस स्टेट कॉन्टेक्ट की थ्योरी जिस प्रेमाइज का क्रिएट करे वो प्रेमाइज अपने आप में अभिजात्यवादी है, प्रेमाइज अपने आप में अभिजात्यवाद से निकल के आ रहा है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि दूसरा यदि तर्क निकल दे रहा है तो उसका वो भी लेजिटिमाइजेशन या मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक काउंटर नैरेटिव या काउंटर लॉजिक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एग्जिस्टेंस अपने आप में स्थापित कर देता है कि लॉजिक अभिजात्यवादी नहीं रहता। दो बातें अध्यक्ष मंडली। पहली बात कि किसी भी विचार के निकलने को उस विचार को लेजिटिमाइज और डीलेजिटिमाइज करने वाली कुछ संस्थाएं होती है। हम जब किसी भी विचार का उदय या विकास देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट निकल के आती है तो कैसे फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट को भी सवर्ण फेमिनिस्ट ने डिवाइन फेमिनिस्ट ने कोऑप्ट कर लिया, जिसका अभिप्राय ये कि ये अजम्पशन करना कि नारियों के भीतर तो किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो सकता, उनके भीतर किसी प्रकार का इंटरसेक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, अपने आप में एक अजम्पशन है। हम देखते हैं कि जब सिविल राइट्स अमेरिका में मिलते हैं तो पहले व्हाइट वुमेन को वोटिंग का अधिकार मिलता है, जो अपने आप में स्थापित करता है कि इवन इफ आप जिस विचार की बात करते हैं, काउंटर नैरेटिव की बात करते हैं, वो भी काउंटर नैरेटिव प्राइमरीली जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फेवर करते हैं, उनके भले के आगे निकल कर आता है, जिसका अभिप्राय है कि कैसे क्योंकि लेजिटिमाइजिंग बॉडी हमेशा अभिजात्य वर्ग के लोगों के हाथ में है, तो इसको लेजिटिमाइज करने वाली बॉडी जो ये बताएगी कि क्या सही है, कौन सी चीज लॉजिकली लेजिटिमेट है, कौन सी चीज लॉजिकली इलेजिटिमेट है, ये बताने वाले भी अभिजात्य वर्ग के लोग ही। उसकी बात इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत चेतना के आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो उसका उस बेनिफिट एनालिसिस करेगा और कहेगा मेरे भीतर इस चीज को लेकर इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए इस चीज का चयन कर रहा हूं कि चीज लॉजिक हो जाती है और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक चॉइस है तो प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को कर रहा है। इस पूरी बात में दो असम्पशन है। हम जितनी भी चॉइसेस अपने आसपास देख रहे हैं वो तमाम चॉइसेस दो चीजों से विनिर्मित हो रही है। पहला तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने प्री स्ट्रक्चर्ड चॉइसेस जो कि पहले से विनिर्मित चयन है, उनका एक सीमित दायरा हमारे पास रखते हैं। दूसरा चीज हमारे चयन इस चीज से हमारा चयन कभी भी इंट्रिंसिक नीड से डिराइव नहीं होगा,
वर्तमान समय में हम देखते हैं हमारा चेंज किस चीज से ड्राइव है, जो डिजायर है वो कमोडिटी के रूप में क्रिएट हो रही है। डिजायर का कमोडिफिकेशन किस प्रकार से हो रहा है कि आज व्यक्ति को फोन, मतलब मान लीजिए कि मैं आईफोन का चेंज करता हूं तो आईफोन का चेंज इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे फोन की नीड है, बल्कि क्योंकि उसका समाज में एक स्टेटस है, उसका समाज में प्रेस्टीज है, और इस स्टेटस और प्रेस्टीज को क्रिएट करने वाली अपने आप में अभिजात्यवादी संस्थाएं जो किसी भी कमोडिटी की नीड को क्रिएट करती है, डिजायर को क्रिएट करती है, और अगर क्रिएशन कर रही है और उसके बाद वो नीड मुझे लग रही है, जरूरत लग रही है, तो जरूरत का क्रिएशन अपने आप में अभिजात्यवादी वर्गों के द्वारा हो रहा है, जिसका अभिप्राय है कि यदि मेरी चॉइसेस भी क्रिएट हो रही है तो चॉइसेस का क्रिएशन अपने आप में इस चीज को स्थापित नहीं कर देता कि लॉजिक अभिजात्यवादी नहीं है। उसके बाद ये कह रही है कि किस प्रकार से गुड एंड ये कहते जा रहे हैं कि किस प्रकार से काउंटर ऑल्टरनेटिव में दो चीजें कह रहे हैं कि काउंटर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करें जहां पर लोग कह रहे हैं, मूवमेंट करें, तमाम चीजें कर रहे हैं। अध्यक्ष मंडली हम देखते हैं कि हमारे समाज में हिंसा जैसी चीजों को इमोरल समाज मानता है और शांति जैसी चीजों को समाज मॉरल मानता है। ये हिंसा जैसी चीजों का जो विलेनाइजेशन या इमोरलाइजेशन है अपने आप में स्थापित करता है कि किस प्रकार से जो दमित या शोषित वर्ग के लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और उनके पास मूवमेंट करने का मान लेते हैं कि एक ही तरीका है कि किस प्रकार से या तो वो काम करके छोड़े या तो वो हिंसक मूवमेंट करे। आज जब उसका विलेनाइजेशन कर देते हैं समाज में तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का विलेनाइजेशन अपने आप में स्थापित करता है कि जिस काउंटर ऑल्टरनेटिव की आप बात करें उस काउंटर ऑल्टरनेटिव को जब आप लिमिट कर देते हैं कि आप अहिंसक मूवमेंट कीजिए या फिर आप अपनी अथॉरिटी से मांगिए, अथॉरिटी से ही डिमांड कर दीजिए, तो इसको लिमिट कर देना अपने आप में स्थापित कर देता है कि किस प्रकार का अभिजात्यवादी वर्ग डिसाइड कर रहा है कि किस प्रकार का मेरा मूवमेंट होना चाहिए, किस प्रकार का कौन सा काम होना चाहिए। यदि मुझे राइट्स चाहिए तो राइट्स के लिए मैं कोर्ट्स में जाऊंगा, राइट्स के लिए पॉलिटिकल लीडर से मांगूंगा, यानी कि लिमिट कर देना अपने आप में सदन में स्थापित कर देता है कि जो मूवमेंट का प्रकार है वो मेरे लॉजिक से डिराइव नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट का प्रकार है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम बेनेवोलेंट कैपिटलिज्म यानी कि उदारवादी पूंजीवाद की जब बात करते हैं तो उदारवादी पूंजीवाद यही काम करता है, वो लोगों को कहता है कि भाई आप मूवमेंट मत कीजिए, मैं आपको ट्रेड यूनियन बनाने का हक दे रहा हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से मांगिए, तमाम चीजें कीजिए। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कभी नहीं आ पाते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस ला पाने में हमारी असमर्थता है। उसके पीछे कारण क्या है कि लॉजिक अभिजात्यवादी है और अभिजात्यवादी लॉजिक उन तमाम चीजों को डिलेजिटिमाइज कर रहा है, उन तमाम चीजों को गलत साबित कर रहा है जिन चीजों को करके कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकता हूँ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से इमोशंस का एक्सप्रेशन अपने आप में लॉजिक होता है। मुझे नहीं समझ रहा इमोशंस का एक्सप्रेशन किस प्रकार से लॉजिक होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इमोशंस को डिनाई किया जाता है, इमोशंस को नेगेट किया जाता है। भावना का जब हम लॉजिक और जैसे हमने कहा कि अभिजात्यवाद वर्ग क्या करता है, लॉजिक और इलॉजिकलिटी का द्वैत क्रिएट करता है कि कौन सी चीजें लॉजिकल होगी, कौन सी चीजें इलॉजिकल होगी। लॉजिकलिटी के पीछे जितने भी रीजनिंग है उन ज्ञान मीमांसी पद्धतियों से आ जाते हैं जिन पद्धतियों के ऊपर अभिजात्यवादी वर्गों का कंट्रोल होता है। यानी फिलोसफी का एक फ्रेमवर्क है, सोशियोलॉजी का एक फ्रेमवर्क है, साइकोलॉजी का एक फ्रेमवर्क है। आप अगर इस विभिन्न फ्रेमवर्क नहीं सोचेंगे तो या तो आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट लेबल कर दिए जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपकी बात को नेगेट कर दिया जाएगा, इलॉजिकल कह दिया जाएगा। और इसमें भी लॉजिक और ट्रूथ के बीच में भी कोई आइडेंटिकल डिफरेंस नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव से कोई चीज कह रहा है कि मेरे साथ शोषण हुआ है, मेरा ट्रॉमा रहा है, तो क्योंकि उसकी प्रूवेबिलिटी नहीं है तो बिना प्रूवेबिलिटी के आप उसको लॉजिक में नहीं कैटेगराइज कर सकते। और यदि आप उसको लॉजिक कैटेगराइज नहीं कर सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि इमोशन से निकली जो चीजें होती है वो अपने आप में लॉजिक होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि धर्म अपने आप में जो मजहब है वो एक कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर में रख के आता है। हमें यही तो समझना होगा कि किस प्रकार से धर्म जिसमें ऑपरेशन बहुत इंटरनलाइज आत्मसातीकृत हो चुका है उस धर्म को यदि आज भी हम ये समझ रहे हैं कि वो एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है और हम उसके विपरीत जाकर क्या हम कभी धर्म की सत्ता को, धर्म की फंडामेंटल्स को चेंज कर सकते हैं? हम इब्राहिमिक रिलीजन से ले, हिंदू रिलीजन ले, जो उनके फंडामेंटल्स से कभी भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी कि क्वेश्चनिंग एंटिटी या क्वेश्चनिंग की सत्ता कभी भी जो सामान्य जन के हाथ में है ही नहीं। और धर्म को आप क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म की तरह अगर दिखाते रहते हैं हमेशा तो कभी भी आप क्वेश्चनिंग का जो क्षमता है वो सामान्य जन में नहीं दे सकते। तो धर्म के विभिन्न जो रिफॉर्म लाने की क्षमता है कभी भी सामान्य जन के हाथ में है ही नहीं। तो ऐसा कहना कि धर्म कोपिंग मैकेनिज्म दे रहा है इसलिए धर्म की लॉजिक अपने आप में अभिजात्यवाद से नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म में जितने भी रिफॉर्म्स को लाने का अधिकार भी सामान्य जन के हाथ में नहीं है। वो धर्म के जो बड़े बड़े पंडित हैं उन लोगों के हाथ में जो थोड़ा धर्म को लिबरलाइज कर सकते हैं। और उसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर में तो कभी चेंज ला ही नहीं सकते। यदि धर्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं ला सकते तो जो रिलीजन का लॉजिक है वो अपने आप में अभिजात्यवादी हो जाता है और उसमें भी वो भी अभिजात्य से कहीं ना कहीं व्युत्पन्न होकर अभिजात्य कहीं ना कहीं सर्व करता है। फिर ये कहते हैं कि स्लेव मोरालिटी का लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया कि समाज में कुछ प्रकार के पदानुक्रमिक इस्तेमाल सदन पटल पर नेतावकाश वक्तव्य हेतु आमंत्रित। तीन दो एक सदन की गरिमा को मेरा साधा नंबर दिए गए विषय की पूजा विपक्ष में सर्वप्रथम हमें यहाँ पर ये समझना है कि अपने आप में तर्क का ओरिजिन कैसे हो रहा है, यानी तर्क की अवधारणा निकल कर कैसे आ रही है। क्या वो अभी की समाज से आ रही है या वो किस चीज से आ रही है? इनका पूरा जो वर्डिक्ट था वो इस चीज पे था जब किसी बात को लेजिटिमेसी मिलेगी तब वो तर्क मिलेगा। लेकिन अपने आप में तर्क क्या है? तर्क आ रहा है रीजनिंग से, तर्क आ रहा है जब उस रीजनिंग को जस्टिफिकेशन मिलेगा उस लॉजिक से। फॉर एग्जाम्पल
बनी, तो क्या आदिवासी कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता? क्या आदिवासियों के पास ये तर्क नहीं है कि हमें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ना है? वो हमें मेन स्ट्रीम से जुड़ाना चाहते हैं ताकि वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर पाए। वहीं पर वो अपना तर्क भी रखते हैं कि उनका तर्क ये होता है कि हमें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ना। उनकी कुछ की कल्चरल आइडेंटिटी है जिसको वो प्रूव कर पाते हैं, अपनी लिटरेचर को रख पाते हैं। इसके बाद मौजूद ये बात करके जाते हैं कैपिटलिज्म की। तो क्या आज के समय में कैपिटलिज्म को चैलेंज नहीं किया गया? क्या वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया? आया ना, यानी उस कैपिटलिज्म को चैलेंज करने के लिए भी एक तर्क निकल के आया। अगर सारे इंस्टीट्यूशन इनके 4 आधारों पर तर्क का निर्माण कर रहे होते और एलीट लोग का ही वो बाई प्रोडक्ट होता, तो ये सारी चीजें कभी चैलेंज ही नहीं हो पाती। अगर ये सारे इंस्टीट्यूशन चैलेंज किए जा सकते हैं, हम धर्म को चैलेंज कर सकते हैं, हम पैट्रियार्की को चैलेंज कर सकते हैं, हम कैपिटलिज्म को चैलेंज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से तर्क निकल रहा है। फिर हम बात करते हैं अपने आप में भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मूवमेंट कैसे आया? कबीर कैसे आए? कबीर ने अपनी बात कैसे रखी? कबीर ने तर्क रखा, सूरदास ने तर्क रखा। यानी भक्ति मूवमेंट भी कैसे ड्राइव हो रहा है? भक्ति मूवमेंट भी ड्राइव हो रहा है बिना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर रहे भी, सिर्फ तर्क करके, लॉजिक करके, रीजनिंग देके, तब जाकर हमने एक तर्क बनाया। इसके बाद हम बात कर, इन्होंने आगे बताया, रीजनिंग की बात की, सब्सट्रैक्शन की बात की। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी चीज बिना जस्टिफिकेशन या सब्सटेंशिएशन के आ रही है तो उसको नकार दिया जाएगा। अगर बिना सब्सटेंशिएशन और उसके लिए आ रहा है तो क्या हम उसे सत्य नहीं मानेंगे? क्या अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये रहा है, मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस में ट्रॉमा रहा है, तो क्या अगर मैं उसे एक्सप्रेस करूंगी तो वो मेरा सत्य नहीं हो जाएगा? पोस्टमॉडर्निज्म का टाइम है, सबके अपने अपने तर्क है, सबका अपना अपना सत्य है, यानी सबके अपने अपने तर्क है। और क्या वो अपने अपने तर्क रखने के लिए फ्री है? नहीं है, इस पर बहस नहीं है। बहस इस चीज पे है कि वो कॉन्सेप्ट अपने आप से ड्रिवन कहां से हो रहा है? वो कॉन्सेप्ट क्या किसी का बाय प्रोडक्ट है या वो स्वयं से निकल के आ रहा है? अगर वो स्वयं से निकल कर आ रहा है तो ये इस बात का काउंटर देके जाए कि पुराने समय में अगर हम किसी चीज का इनोवेशन कर रहे हैं, हम पत्थर की बात कर रहे हैं या फायर की बात कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट तो कभी आ ही नहीं पाते अगर इनके हम पैराडाइम में जाके बात करते। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रिंसिक नीड्स की। हम बात करते हैं इंट्रिंसिक नीड्स भी डिटरमाइन कैसे हो रही है? मनुष्य से डिटरमाइन हो रही है, व्यक्ति टू व्यक्ति डिटरमाइन हो रही है। मेरी इंट्रिंसिक नीड क्या है ये कोई इंस्टीट्यूट मुझे नहीं बताएगा। अगर मुझे भूख लग रही है वो चीज अलग है। मेरी जो चेतना है उस चेतना से जो तर्क निकल कर आ रहा है, जो लॉजिक निकल कर आ रही है, जो आवाज निकल के आ रही है, वही तर्क है और उसी की अवधारणा की हम बात कर रहे हैं। और वो तर्क हर कोई निकाल के आ सकता है। अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, फिर भी आप उस प्लेटफॉर्म को चैलेंज कर सकते हो। आज हम ऐसी डेमोक्रेसी में बैठे हैं या हम अलग अलग चीजों में भी बैठे हैं, उसमें भी ये चीज चैलेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मीडिया में अपनी बात नहीं रखने दे रही, ये भी एक तर्क है कि मीडिया हमें हमारी बात नहीं रखने दे रही। यानी तर्क का अपने आप में जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर कहां से आ रहा है? वो निकल कर आ रहा है मनुष्यों से, जो कि पास से चलता आ रहा है। वो किसी ने हमें कंट्रोल करके हमसे वो तर्क नहीं निकलवा रहा। धन्यवाद। एक मिनट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वुमेन की राइट्स की और इन सारी चीजों की। अगर हम ये एक बार के लिए मान भी लें इनके पैराडाइम में जाके कि यहाँ पर जो तर्क है वो अभिजात लोगों ने बनाया है और उनके हिसाब से तर्क और लोगों को मॉडिफाई किया जाता है। अगर उन्होंने बनाया है और उनके हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है तो आज ही नए नए वेव्स या नए नए तर्क आ कहां से रहे हैं? वो तर्क निकल कहां से रहे हैं? क्या वो तर्क वहम है या क्या वो तर्क झूठे हैं? अगर वो वहम होते तो वो आज स्टैब्लिश कैसे होते? लोग उन्हें फॉलो कैसे कर रहे होते? लोग फेमिनिज्म को ज्वाइन क्यों कर रहे होते अगर वो भ्रम होते तो? पहली बात। दूसरी बात, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग छोटे से छोटे, हम मान लो LGBTQI कम्युनिटी की बात करते हैं, हम प्राइड परेड की बात करते हैं, अलग अलग चीजों की बात करते हैं, ये निकल कर कहां से आ रही है? एक इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, वो इस कम्युनिटी को नहीं मान रही, फिर भी वो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, उस पर तर्क कर सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। यानी जो तर्क का अपने आप का ओरिजिन है वो लॉजिक से निकल कर आ रहा है और उस लॉजिक का रीजनिंग और जस्टिफिकेशन जब हम देते हैं तब वो तर्क बनता है। धन्यवाद। इस बहस के संदर्भ में समझ जाते आप परिभाषित गुरुकुल तर्क में हम काफी चीजें कह सकते हैं कि तर्क एक प्रकार से समाज में किसी भी स्टेटमेंट के पीछे रीजनिंग होगी, उसका एक इम्प्लीकेशन होगा, वो किस प्रकार से करेंगे क्योंकि समाज को ऐसा करते हैं। ये बताइए, अगर दलित अपनी बातों का है तो समाज उसको सुधार नहीं करेगा, क्या दलित करने नहीं दिया? देखिए, हमें समझना होगा
कि किसी भी चीज को लॉजिक कैटेगराइज हम ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति विचार की व्यक्ति आप लॉजिक का कैटेगराइजेशन उसकी रीजनिंग और जस्टिफिकेशन डिराइव नहीं होती। हमें समझना होगा कि हम जब टाइम स्पेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नहीं होगी, यानी कि टाइम किसी भी टाइम स्पेस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कोई व्यक्ति यदि कोई विचार रख रहा है, जैसे कि आज से हमें 50 साल पहले देखें तो जब दलितों के विचार उठ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब नहीं थी तो लॉजिक तो लिखा, उसको तो डिराइव किया जाता था। दलित अपने सोशल की बात कर रहे हैं, अपनी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्या वो अपने आप में उसके पीछे रीजन और जस्टिफिकेशन नहीं है? क्या रीजन और जस्टिफिकेशन तक नहीं बनाता? देखिए, हमें समझना होगा कि जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है वो अपने आप में बाद में निकल कर आता है। जब आप जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद जो पहले चलता आ रहा था, उसके लेंस से हम देखें तो बहुत लंबे समय तक राइट इसलिए डिनाई किए जाते थे क्योंकि उसको लॉजिकल नहीं माना जाता। आपके साथ अगर अभिजातवादी व्यक्ति है बातें कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं, हमारे हिसाब से जो अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे वर्तमान में भी कैसे कास्ट हायरार्की समाज में एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी शोषण एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के विदिन लेकर आपको चेंजेस लाने, ये जो लॉजिक का आइडिया आपने आपने अभिजातवादी पर आपकी परसेप्शन आइडिया विचार सब कुछ कंट्रोल करता है। हमने कहा कि किस प्रकार से समाज में जितने भी मीडियम्स है, मीडिया है, एजुकेशन है, कंट्रोल करता है। हाँ, ठीक है, और वो बाकी चीज को लेजिटिमाइज नहीं करता। क्या वो बाकी चीज को इलॉजिकल ठहरा देता है। बाकी चीजों को इलॉजिकल कैसे ठहरा है? ऑफ पावर के थ्रू या मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ। मतलब अभिजातवादी वर्ग अपनी संरचना को इंटैक्ट कर रहा है, बाकी चीज को इलॉजिकल नहीं, बात दफा वो ये करते हैं कि बाकी चीजों को सब्लाइम कर लेता है, अपने भीतर इनकलकेट कर लेता है उनको कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे कि नारीवादी को कुछ राइट क्या नारीवाद का चैलेंज नहीं है? ठीक है क्या सवर्ण फेमिनिज्म का चैलेंज, जो एलीट फेमिनिज्म का चैलेंज ब्लैक फेमिनिज्म नहीं है? अब देखिए, जब हम एलीट फेमिनिज्म का चैलेंज या ब्लैक फेमिनिज्म के चैलेंज की बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे ये तमाम जितने भी फेमिनिस्ट अप्रोचेस भी हैं, ये विद इन सेम फ्रेमवर्क, यानी विद इन कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क, विद इन जो क्या कहते हैं स्टेट का फ्रेमवर्क। आप इंक्लूड क्यों करेगा? वो इंक्लूड क्यों करेगा? वो इंक्लूड इसलिए करेगा क्योंकि किसी भी प्रकार से जो हम एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल चेंजेस हम नहीं ला रहे, इसलिए इंक्लूड करेगा। मतलब कि अभिजातवादी वर्ग ने देखा कि किसी एक्स कम्युनिटी के लोगों ने अपनी रीजन और जस्टिफिकेशन दिए हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि कैसे ये लगातार रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने उनको कुछ राइट दिए और बाकी राइट अच्छे ही है। यहाँ पर तर्क अभिजातवादी इसलिए नहीं है क्योंकि जो कम्युनिटी के लोग सप्रेस थे उन्होंने अपनी बातें एक्सप्रेसली जस्टिफाई किया। क्या उनका एक्सप्रेशन जस्टिफिकेशन तर्क नहीं है? उनका तर्क देखिए एक्सप्रेशन जस्टिफिकेशन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका उन्होंने जब अपनी बातों को एक्सप्रेस और जस्टिफाई किया और उसको रीजन भी दे रहे हैं, क्या वो उनका तर्क है? वंचितों का तर्क है? उनका वंचितों का लॉजिक हाँ, उनका भी तर्क नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के आइडिया से सदन में बैठे हैं, बुद्धिजीवी के सदन में तर्क जब आप जस्टिफाई तर्क को जब आप परिभाषित करते हो रीजन से करते हैं ना। ठीक है, अगर रीजन से करते हैं, आपकी मान ये रीजन से करते हैं और दलित व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, वो रीजन दे रहा है इक्वालिटी का। अगर डिबेट इस चीज में होनी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक्सप्रेस कर रहा है वो लॉजिक, तो डिबेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक्सप्रेशन का लॉजिक आप क्रिएट कर रहे हैं। आप ये कहेंगे नहीं, अगर आप ये सजेस्ट करें हाउस ये सजेस्ट करें कि कोई भी व्यक्ति जो भी विचार रख रहा है वो लॉजिक है, डिबेट का पॉसिबल डिबेट की पॉसिबिलिटी में इस आधार पर हमें लेजिटिमाइजेशन की टूल को कंसिडरेशन लेना पड़ेगा क्योंकि फिर प्रत्येक व्यक्ति एक्सप्रेस करता है तो हमारा एक्सप्रेशन लॉजिक थोड़ी कह दीजिएगा। क्या दलित लोग जो हैं, दलित वंचित लोग हैं, क्या वो अपने एक्सप्रेशन, अपने जस्टिफिकेशन, अपने रीजन को लेजिटिमाइज वो नहीं कर रहे? अगर अभिजात वर्ग लेजिटिमाइज कर रहा है अपने जस्टिफिकेशन को, दलित व्यक्ति लोग अपने जस्टिफिकेशन को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे, तो अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास रीजन और जस्टिफिकेशन है, तो तर्क कैसे? इनका अंतिम सवाल है कि यदि कोई वर्ग जाति मान लेते दलित वर्ग कोई बात कर रहा है और दलित वर्ग के लोग उस बात को मान रहे हैं तो क्या वो बहुत लॉजिक है? नहीं। हमें ये समझना होगा अध्यक्ष मंडली कि जब भी हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक को वैलिडेट करने वाली जो टूल्स है जब तक उसको वैलिडिटी प्रदान, किसी भी विचार को जब तक वैलिडिटी प्रदान नहीं होगी, प्रूवेबिलिटी प्रदान नहीं होगी, तब तक वो विचार लॉजिक में क्रिएट नहीं होता। समाज में ब्लैक लोग बहुत सालों से बातें कहे जा रहे हैं, क्या बहुत सालों से उनकी बात लॉजिकल थी? जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन या तमाम सत्ताओं ने इनवाइट किया, उसको वैलिडेट किया, तब वो लॉजिक में क्रिएट हुई क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक्सप्रेशन का तरीका है। व्यक्ति जनरली एक राइट को आइडिया एक्सप्रेस करे तो हर एक्सप्रेशन अपने आप में लॉजिक थोड़ी ना हो जाएगा। जब तक लॉजिक एक्सप्रेशन को वैलिडिटी नहीं मिलेगी तब तो लॉजिक नहीं होगा। मेरा पक्ष दर्शक होते भी पक्ष दर्शक किसी एक वक्ता को प्रश्न उत्तर के जो आमंत्रित करें। प्रश्न वक्ता पहले सवाल में सबसे पहले शुरू कीजिएगा। ठीक है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट वन है वो स्टेट के नेचर को इंटेक्ट रखने की बात करते हैं? स्टेट के बारे में बताते हैं।
करता है कि और क्या भारत के संविधान में बहुत सारे मुल्कों में स्टेट की पावर भी लिमिट है। बहुत सारे मुल्कों में वायलेंट मूवमेंट को कर्टेल किया जाता है। देखिए वॉयलेंट मूवमेंट होते क्यों हैं? वॉयलेंट मूवमेंट इसलिए होते हैं कि जब मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं अपने ऑप्शन ढूंढने के लिए रीजन देता हूँ, एक जस्टिफिकेशन देता हूँ, और मुझे लगता है यही एक मार्ग है। ठीक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम से अलग मेरा जाकर भी मैं मेरा वॉयलेंट सवाल ये है कि क्या वायलेंस आपने खुद माना कि मेरा प्रश्न है कि वायलेंस का इनमोरलाइजेशन अनैतिकीकरण और वायलेंस का विलेनाइजेशन यानी कि उसको विलेनाइज करने का काम ये सत्ताएं करती है अलग अलग मुल्कों में। देखिए वॉयलेंस को जस्टिफिकेशन करने का काम आप रीजन से करते हैं। अगर युद्ध में मारना सही हो सकता है, कहीं और में मदद करना गलत हो सकता है, और यही जब हम करते हैं तो हम बताते हैं कि इन पंचों के बाद आंदोलन की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मानूं कि सर्वहारा वर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं है और क्रांति का नहीं मार्ग तरीका है उनको बुर्जुआ के केस में, तो वायलेंस को मैं जस्टिफाई ऐसे सर्वहारा मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, वायलेंस को जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हिंसा करना कोई स्टेट जायज कराता है? आमतौर पर सीधी बात नहीं करता है। वो ह्यूमन राइट्स की ठीक है, क्या हम आमतौर पर बुद्धिजीवियों के सदन में बात मानते हैं कि कैसे जो सत्ता संचालन कर रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, वो अपने आप में अभिजात्यवाद से आते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है अभिजात वर्ग से आते हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में लोअर क्लास के लोग भी इलेक्ट मतलब ये कोई डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर बाकी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अगर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बन सकती है तो मतलब क्या जा सकता है। सोशल मोबिलिटी वहां भी आपके हिसाब से यदि मुझे सेम स्ट्रक्चर के विदिन कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ अधिकार मिल जाए तो मेरा लिबरेशन है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेम स्ट्रक्चर को चैलेंज भी कर सकता हूँ, चैलेंज सेम स्ट्रक्चर में पार्ट मैं सवाल नहीं करता। और सेम स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज भी कर मेरा सकता हूँ। सवाल ये है कि क्या अमेरिका के अंदर अगर फेमिनिस्ट चाहे तो अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं स्टेट का? वो अगर लगातार आपके अनुसार स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल भी स्कोप नहीं देता चैलेंज करने का, बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल मैं चैलेंज नहीं, मैं स्ट्रक्चर को हटाने की बात कर रहा हूं। मैं चैलेंज करने की बात कर रहा हूं। आप ही चैलेंज कर सकते मैं स्ट्रक्चर में डिसेंट की बात ही नहीं कर रहा। संवैधानिक अधिकार है मुझे भी मालूम है, मैं स्ट्रक्चर को रिमूव करने की बात कर रहा हूं। अगर आप उसका तर्क दे रहे हैं और लगातार आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों अच्छा अगर मैं महिला होने के नाते बता कर रहा हूं कि कैसे यूएस गवर्नमेंट में एक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आ पाती क्योंकि वहां पर पेट्रियार्की कर रहे हैं, तो मैं एक तर्क दे रही हूं बिकॉज़ पेट्रियार्की इज एग्जिस्टिंग दैट्स व्हाई मैं प्रश्न पुनः रिपीट कर देता हूं। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या महिला क्या कहेगी क्या करेगी, मैं ये कह रहा हूं कि यदि रियलाइज होता है कि ये जो दमन शोषण है बहुत इंटरनलाइज हो चुका है, इस रियलाइजेशन के साथ क्या आप जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो सत्ता है, स्टेट का स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, उसको प्रतिस्थापित करके हटा सकते हैं? हाँ, चेंज किया जाता है और चेंज किया भी गया है कि सेम सेक्स मैरिज को भी कई जगह स्टेट्स में अलाउ किया गया है, कई जगह पे रिफॉर्म्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप चाहे अल्टरनेटिव भी कर मतलब आपके पास भी तर्क एग्जिस्ट कर रहा है। डिसेंट की एक्सेप्टेंस कौन देता है? डिसेंट की एक्सेप्टेंस जो प्रेशर मूवमेंट जो कर रहा है इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लेजिटिमाइज किसने? अभी तक कोई सेम सेक्स मैरिज लेजिटिमाइज नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में केस चल रहा है, उसके बारे में रीजन है, तो तर्क अपने आप में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से, हिंदू फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से ये सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक मान लीजिए एक अभिजातवादी तर्क ने आपके अनुसार तो एक संस्था ने बोल दिया सेम सेक्स मैरिज नहीं होगी, और आपके अनुसार वही अभिजातवादी है और वही नैरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर एक तर्क स्कोप ये आ रहा है कि क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारे राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन और हमें भी सेम सेक्स मैरिज का राइट चाहिए, तो ये उस स्टेट उस अभिजात उस इंस्टीट्यूशन से अलग अलग तर्क है जिसके पीछे रीजन है, जस्टिफिकेशन है, तो अभिजातवादी तर्क अपने आप में नहीं हो जाता। हाँ, वो भी आपको समझ क्योंकि मेरा अंतिम सवाल फिर वही रहेगा कि अगर इंस्टीट्यूशन है और वो फंडामेंटली अभिजात्यवादी इंस्टीट्यूशन है जो सेम सेक्स मैरिज को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं, तो सेम सेक्स मैरिज का अपने आप में इंडिया में ना आ पाना, अपने आप में उसका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ना हो पाना अपने आप में स्थापित नहीं कर देता कि ये जो जितने अभिजात्यवादी वर्ग के लोग डिराइव कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि तर्क की बात होती है कि क्या तर्क अभिजातवादी है कि नहीं है। अगर आपने ये बोला कि एक इंस्टीट्यूशन ही जब सारी बातें बता रहा है और वही लेजिटिमाइज कर रहा है और वही स्कोप को नैरेट कर रहा है, तो वही तर्क ही उसका अभिजातवादी है। लेकिन अगर एक अल्टरनेटिव पे प्लीज चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जाता है, डिस्कोर्स जाता है, प्राइड परेड हो रही है, लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, तो वहां पर आपकी विद इन इंस्टीट्यूशन से अलग भी एक सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है जो अपना जस्टिफिकेशन और रीजन दे रही है, और अगर वो दे पा रही है तो मतलब आपके इंस्टीट्यूशन से अलग हो गया। और आपके अनुसार तर्क अभिजातवादी तभी है जब अभिजातवादी वर्ग से निकल कर आए, और ये जो कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज की वो अभिजातवादी आपके अनुसार तो चाहते ही नहीं है, और फिर भी निकल कर आया, मतलब तर्क अभिजातवादी अपने आप में नहीं है, तर्क कहां से निकल करके आ रही है इसको नहीं बताता। आपको ये प्रूफ करना था कि तर्क एज अ लॉजिक
अपने आप में कैसे इलिटिस्ट है जो आप नहीं कर रहे हैं? प्रश्न ये तो आप प्रश्न आगे क्या आदिवासी अभिजातवादी हैं? क्या आदिवासी आपके अनुसार जो आर्ट कल्चर ये सब कुछ होता है इससे फिर ज्यादा कठोर अभिजातवादी बने लोगों को होता है? हमने बोला कि आर्ट और कल्चर सब कुछ अभिजातवादी बन रहे हैं। मैंने ये कहा कि आर्ट कल्चर इत्यादि जितने भी हैं उनके अंदर डोमिनेंट नैरेटिव जो है उनके अंदर अभिजात वर्ग का डोमिनेंट नैरेटिव है और चूंकि उनके अंदर डोमिनेंट क्या ट्राइबल आर्ट एग्जिस्ट करती है? हाँ लेकिन ट्राइबल आर्ट की वैसी विजिबिलिटी नहीं है वैसी मास अपील मैंने पर एग्जिस्ट तो कर रही है ना, बीच में ये तो वो तर्क तो रख पा रहे हैं, ठीक। लिटरेसी आ पा रही है। ठीक अब समझते हैं इसी बात यही मसला क्लियर है। आपके अनुसार डिबेट इस बात पर है कि तर्क देने की शक्ति किसके पास है या नहीं। डिबेट सीरीज की ये बात है कि तर्क की अवधारणा समाज में किससे संचालित हो रही है। यदि तर्क की अवधारणा समाज में उसी की संचालित हो रही है जो अपने आप में अभिजात वर्ग से आ रहा है तो तर्क ये तो सीधी सी बात है। एंथ्रोपोलॉजी को अगर आप डिबेट पर आकर कहेंगे कि तर्क देने की क्षमता तो सबके पास है तो डिबेट किस पर है? अगर कॉपर्निकस बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है और इसलिए इसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा, क्या कॉपर्निकस ने तर्क दिया या नहीं दिया? क्या प्रश्न दोबारा से कॉपर्निकस जब आपसे पूछ बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है दिन और रात को, क्या ये तर्क है? नहीं, जब तक इस बात को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर लेंगे तब तक ये तर्क नहीं बन जाएगा। किसी के अगर हमने साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिया और जिस समय पे मान लीजिए स्टेट ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, पर क्या उस व्यक्ति ने तर्क दिया या नहीं दिया? बस ठीक है। अब अगर आप इसको ये कहेंगे कि कोई बात यदि 15वीं शताब्दी में गई थी और उसको 21वीं शताब्दी में आप बैठ के इवैल्यूएट करने की बात करेंगे तब आप कभी इस व्यक्ति ने पहले ला ही नहीं सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब 15वीं शताब्दी में कोई बात कही गई उसको प्रूव करने की कोशिश की गई तब कैसा रिएक्शन देखने के लिए मिला। तब जो रिएक्शन देखने के लिए मिला क्या वो अभिजात वर्ग के साथ इन लाइन था या उसका अगेंस्ट जा रहा था? क्या अभिजात वर्ग ने तब उसको वैलिडिटी दी या नहीं दी? आप 21वीं शताब्दी में बैठ के कोई बात कर सकते हैं। वो रीजन और जस्टिफिकेशन है। हाँ लेकिन टाइम स्पेस का भी काम उसके अंदर है, वैलिडिटी का भी काम उसके अंदर है, लेजिटिमाइजेशन का भी उसका काम है। केवल रीजन एंड लॉजिक नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा। ये बताइए जब आदिवासी और महिलाएं जितने भी सारे लोग हैं अपनी बातों को लगातार इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और उनकी बातों आगे ऊपर निकल आ रही है, स्टेट को अगर नहीं भी सोचा क्या उन लोगों ने अपना तर्क दिया या नहीं दिया? जिन लोगों ने दिया या नहीं दिया? हम इस बात को कभी भी नकार ही नहीं रहे किसी भी स्थिति के अंदर कि अपना तर्क नहीं दे रहे या दे रहे। मतलब बात ये है मतलब तर्क निकल कर आ रहा है जी लोगों से जो अभिजातवादी हैं। हमने कभी भी इस बात पर डिबेट की ही नहीं कि तर्क दे कौन रहा है। हमने ये कहा कि कैसे आपको बोले अभिजातवादी पर भी तर्क दे रहा है। हमने लेजिटिमाइजेशन पर अपनी बात की कि जो तर्क दिया जा रहा है यदि उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जा रहा है तो उसको तर्क नहीं माना जा रहा और चूंकि उसका लेजिटिमाइजेशन नहीं कर रहा है आपके अनुसार लेजिटिमेसी तर्क को डिफाइन एक्सेप्ट आपके अनुसार लेजिटिमेसी की तर्क को निर्धारित करती है। बिल्कुल और क्योंकि अवधारणा उसकी अलग बढ़ेगी। अगर अभिजात वर्ग की लेजिटिमेसी को ही चैलेंज किया जा रहा है तो क्या अभिजात वर्ग के तर्कों को भी नहीं धराशायी किया जा रहा आपके अनुसार? ठीक है, लेकिन जब आप अभिजात वर्ग की लेजिटिमेसी को ही चैलेंज करने की बात कर रहे हैं तो क्या वो लेजिटिमेसी समाज में इंटरफेयर हो पा रही है? क्या वो समाज में इंप्लीमेंट हो पा रही है? पहले तो मूवमेंट क्यों हुआ है, फिर आदिवासी की मूवमेंट्स क्यों हुआ है? ठीक, उस स्थिति के अंदर हम ये समझते हैं कि जो मूवमेंट्स चले या मूवमेंट जो आपने लेजिटिमेसी के विरुद्ध खत्म किए खड़े करने की कोशिश की, क्या वो मूवमेंट्स को प्रश्न नहीं कर दिया गया? यदि मूवमेंट्स प्रश्न किए, ठीक है, प्रश्न उत्तर देंगे। आपने कहा कि आपने मूवमेंट खड़ा किया, आपने उस मूवमेंट खड़ा करने के पीछे तर्क दिया, लाइन ऑफ रीजनिंग की, लाइन ऑफ जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन उस स्थिति के अंदर यदि समाज जो सत्ताधारी वर्ग है वो अपने आप में इतनी शक्ति रख रहा है, वो अपने आप में तर्क दे पा रहा है कि कैसे जो आपका मूवमेंट है वो अपने आप में इलॉजिकल है, गैर तार्किक है, अतार्किक है, तो ये अपने आप में दिखाते हैं कि जो तर्क देने की क्षमता है वो अभिजात वर्ग के पास है कि वो अपनी तर्क देने की क्षमता से आपके तर्क को भी अतार्किक बना सकता है। 1857 में जो ब्रिटिश पीरियड चल रहा था तो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। क्या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिपेंडेंस वाले लोग चला था उन्होंने अपने लॉजिक्स लेके अपने तर्क नहीं दिए? ठीक है, लेकिन उनके जो लॉजिक्स दिए थे उनके ऊपर व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हावी पड़ गई कि हमारा तर्क ये है कि आपको केवल व्हाइट मैन ही रूल कर सकता है, उनका तर्क हावी पड़ गया, उन्होंने अपने तर्क को लेजिटिमाइज कर दिया, इसके बाद में उनका तर्क लेजिटिमाइज हो गया। आपके अनुसार आपकी पूरी बात बता रहा है तर्क अभिजातवादी इसलिए है क्योंकि अभिजातवादी वर्ग से आ रहा है, ठीक है? हमने ये कहा कि वो तर्क जिस तर्क को स्वीकार्यता मिल रही है वो अभिजात वर्ग से निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है कि अभिजात वर्ग उसी तर्क को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है जो इधर निकल कर आ रहा है, जो उसको फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहा है। उसके अलावा जितने भी तर्क है वो गैर तार्किक बताकर डिलेजिटिमाइज कर दे रहा है, गैर तार्किक बता दे रहा है, चूंकि वो गैर तार्किक बनाने की क्षमता भी उसी
अभिजात्य वर्ग के पास है, इसलिए अभिजात्य वर्ग की अवधारणा मुझे कुछ समस्या नहीं है। अंतिम से मेरे आपके अनुसार अगर लेजिटिमेसी का सामान्यतः ही सब कुछ आधार बन रहा है और मेजॉरिटी में बहुत सारे सर्वहारा और उभर रहे हैं, उनके अंदर भी अपने धर्म को लेकर लेजिटिमेसी है, तो अगर लेजिटिमेसी में उनका डाल है और वो अपनी बातों को लेजिटिमेट कर रहे हैं, उसको चैलेंज भी कर पा रहे हैं, तो क्यों वो उनका तर्क नहीं है? और अगर वो तर्क है तो आपको सब तर्क सिर्फ अभिजातवादी का भी दे सकता है, तो फिर बीच भी तो दे रहे हैं। एकदम मानना इतना सिंपल सा क्वेश्चन जिसको मैं बच बता दूं कि अगर मैं सेल्फ लेजिटिमाइज कर पा रहा हूं अपने तर्क को, तो फिर वो विजाति कैसे होगा? शुरू से बात यही है कि जब भी आप किसी एक तर्क को अवधारणा के स्तर पर बात करेंगे, अवधारणा के स्तर पर तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अवधारणा पूरे समाज की बनती है। अब अवधारणा जब पूरे समाज की बन रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अवधारणा समाज में बनाने के पास माध्यम किसके पास है। अगर कोई सर्वहारा अपनी बना भी ले रहा है कोई अवधारणा या छोटी सी अवधारणा भी उसको लेजिटिमाइज कर भी दे रहा है, क्या वो समाज के स्तर पर इंप्लीमेंट हो पाएगा? यदि वो समाज के स्तर पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उसको लेजिटिमाइजेशन नहीं दिया जा रहा है, यदि उसको लेजिटिमाइजेशन नहीं दिया जा रहा है, उसको अवधारणा नहीं माना जा सकता है। और जब तक उसको अवधारणा नहीं मान सकते तो आप उसको अभिजात्य वर्ग हमेशा गैर तार्किक बताता जाएगा, गिराता जाएगा, और इसलिए उसको कभी भी इसलिए हमें कौन समझना पड़ेगा कि तर्क हमेशा अभिजात्य वर्ग की अवधारणा बनती है। बहुत मेरा पक्ष दल से अनुरोध है कि विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्न दिए तो आमंत्रित करें। पानी की बोतल आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में जब अंग्रेज आए उससे पहले मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करते थे, तभी मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाने की बात क्यों नहीं? क्या? कभी मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाने की बात क्यों नहीं? बहुत बात की गई कि मोनार्की को हटाकर। ठीक है, मैं बताती हूँ, अलग अलग राजा थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, प्रिंसिपल स्टेट थे, और उस टाइम पे क्या तर्क दिए जा रहे थे कि इस राजा की जगह ये होगा या हमारे तर्क आना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तर्क कौन दे पा रहा है? तर्क वहाँ पर एक भूमि दे पा रहा है कि राजा अच्छा है, ये राजा खराब है, इसको हटा देना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अंग्रेजों के आने से पहले कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट भारत में हुई कि हमें लोकतंत्र में स्वराज चाहिए, लोगों का राज चाहिए, हुई कि नहीं? अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजों के आने से पहले। अगर हम बात करें मॉडर्न एम्पायर की, तो मॉडर्न एम्पायर का क्या होता है कि उन्हें पूरा भारत कैप्चर करना है, उन्हें पूरा का पूरा भारत कैप्चर करना है। यानी उस समय तर्क निकल कर आ रहे थे, अलग अलग प्रकार के तर्क निकल कर आ रहे थे, अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पर आ रहे थे, किसी को चैलेंज कर आ रहे थे। बेसिक यहाँ पर ये है कि उस समय उनकी तर्क निकल कर आ रहे थे। मैं सवाल बदल देता हूं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कितनी दलित मूवमेंट थी? क्या? अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कितनी दलित मूवमेंट थी? उदाहरण नहीं वही हो सकता। एक तो उदाहरण दीजिए जहां दलित मूवमेंट बड़ी लेवल पर हुई अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे एम्पायर्स ऐसे थे जहां पर अलग अलग तरीके से दलितों ने अपनी आवाज उठाई, उनको अलग अलग उनके फॉर एग्जांपल अंग्रेजों से आने से पहले भी अगर हम बात करें स्टार्टिंग की वैदिक एरा पे, तो वहां पर ये बताया गया कि लोगों को उनके धर्म के अनुसार से, उनके धर्म के अनुसार कार्य किए जाएंगे। यानी जिस टाइम पे चीजें चलती रही उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। वैदिक एरा में दलित एग्जिस्ट नहीं करता था, उसमें बड़ी व्यवस्था होती थी, जाति व्यवस्था नहीं होती थी। पूछो दलित मूवमेंट कब हुई? दलित लिबरेशन मूवमेंट, क्योंकि शोषण तो हो रहा है। चलिए मैं मान लेती हूँ दलित मूवमेंट हुआ जब अंग्रेज आए उसके बाद भी, क्योंकि तब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, तब उनके किसने रियलाइज करवाया? वो रियलाइज हुआ, उन्हें खुद ही इसलिए रियलाइज हुआ क्योंकि उन्होंने ये चीज, मतलब मैं बता रही हूँ कि उन्हें ये कैसे रियलाइज हुआ। उन्हें ये ऐसे रियलाइज हुआ जब उनका शोषण हुआ, और मैं अब मुझे उत्तर देने दीजिए। यहाँ पर वो कह रहा है, बात किस चीज की है? जब उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि उनका शोषण हो रहा है, और वहाँ पर एलिट कौन थे? ब्रिटिश थे, तो उन ब्रिटिश को चैलेंज करने के लिए उन्होंने तर्क निकाला। यहाँ मतलब तर्क उन दलितों ने दिया ना, तर्क निकल के आया, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये नहीं था, चलिए मैं अलग तरीके से पूछ सकता हूँ। क्या अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक बैन है? जी अफगानिस्तान बैन? ट्रिपल तलाक नहीं, अफगानिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक बैन है? नहीं। भारत में ट्रिपल तलाक बैन है। अफगानिस्तान में इस मेरा प्रश्न भी नहीं है, क्या अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक ऑपरेशन नहीं है? ठीक है, उनके लिए ऑपरेशन है, वहां पर तो तर्क अभी भी नहीं पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर तर्क निकल कर नहीं आ रहा है, वहां पर भी तर्क निकल कर आ रहा है, वहां पर भी वो बात कर पा रही है उस तर्क नहीं, की। पाकिस्तानी महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक के लिए ऑपरेशन नहीं है। मैं बता रही हूँ वहां पर भी ट्रिपल तलाक ऑपरेशन है, उन्हें भी ये बात पता है, और वो तर्क निकाल पा रही। यहाँ पर बहस इस चीज की नहीं है कि तर्क की इंटेंसिटी क्या है, वो तर्क पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर डिबेट इस चीज की है कि तर्क की अवधारणा
मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि यदि ब्राह्मणवादी समाज हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है जेनेसिस ऑफ हिंदुइज्म से, और इसके बावजूद ब्रिटिशर्स के आने के बाद अचानक से कॉन्स्ट्रक्टिव जरूरत महसूस होती है कि अरे हमें ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो ये जो लॉजिक है अपने आप में ये दलितों के विदिन निकल के आ रहा है या फिर ब्रिटिश या फिर मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, या अभिजात्यवादी जरूरतों की कॉन्स्ट्रक्शन से निकल कर आ रहे हैं? ठीक है, अगर हम अम्बेडकर की भी बात करें तो अम्बेडकर अपने आप को उस समय पर एलिटिस्ट नहीं थे जब उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया था। उसके बाद भी उन्होंने तर्क निकाला, लॉजिक निकाला कि हमें इस हिंदुइज्म की जो पूरी की पूरी अवधारणा है उसको चैलेंज करना है। यानी उस टाइम के जो दलित वर्ग के लोग थे उनके तर्क निकल कर आ रहे थे उस एलिटिस्ट लोग को चैलेंज करने के लिए जिनके पास रिसोर्सेज है। यानी अगर अम्बेडकर हो सकते हैं, सावित्रीबाई फुले हो सकती है, इन सब के तर्क निकल कर आ रहे थे ना, तो अगर तर्क निकल कर आ रहे थे तो तर्क किसके हैं? तो तर्क उन लोगों के जो एलिटिस्ट नहीं है। ये इस समय अपने आप में प्रूव कर देता है कि कैसे तर्क अपने आप में एलिटिस्ट नहीं बचता है। सदन को मेरे अपने तरफ सबसे पहले हमें की जो पूरी परिभाषा की रीजन और जस्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। ये खुद मान करके जाते हैं कि हाँ दलित लोग भी तर्क दे रहे हैं, अल्टरनेटिव निकल कर आ रहा है, मतलब तर्क तो निकल कर आ रहा है। और इनकी पूरी परिभाषा डिबेट के अनुसार बनेगी कि तर्क सिर्फ अभिजातवादी वर्ग ही दे सकता है, लेकिन जितने भी चेंज हुए, महिलाओं की बात हो, दलितों की बात हो या आदिवासियों की बात हो, वहां से भी तो तर्क उठ कर आ रहा है, तभी तो चेंज हो रहा है। आपके स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहे हैं। जितनी भी हमने बात की रिफॉर्म्स की बात करी, फिर पूरी डिबेट पे ये कंफ्यूज होकर रह गए कि इनके अनुसार पे अभिजातवादी तभी है जब अभिजातवादी वर्ग का व्यक्ति ही तर्क देगा, दूसरा अभिजातवादी वर्ग के संस्था के द्वारा ही देगा। हमने दो पार्ट में बताया कि संस्था से पहले भी तर्क आए हैं, दूसरी बात संस्था के बाद भी तर्क आए हैं, और संस्था के अगेंस्ट में भी तर्क आए हैं। और इनकी जो पूरी डिबेट थी वो लेजिटिमेसी पर आ रहा थी कि सिर्फ अभिजातवादी वर्ग ही लेजिटिमेट कर रहा है क्योंकि उनकी गोल नंबर है। तो जब हमसे सवाल बार बार पूछते हैं कि इतना बड़ा समुदाय दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का है और उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास रीजनिंग है, उनके पास जस्टिफिकेशन है, आप खुद मान के जा रहे हैं कि रीजन जस्टिफिकेशन के बाद तर्क है और वो अपने तर्कों को खुद भी लेजिटिमाइज कर रहे हैं, तो आपकी परिभाषा के अनुसार भी अगर इनकी परिभाषा के अनुसार लेजिटिमेसी है, जस्टिफिकेशन और रीजन है, दो तर्क है, तो उनके पास भी कोई तीनों है ना, तो उनका भी तर्क हुआ, तो अभिजातवादी कैसे? मेरा पक्ष दर्शन होते कि एकता प्रत्युत्तरी और दक्षिण हेतु आ रहा है। सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। अध्यक्ष मंडली, मेरे प्रतिपक्ष ने इस बहस को लिमिट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इनके लिए हर एक्सप्रेशन लॉजिक है पहला, इंस्टिंक्ट भी लॉजिक है दूसरा, विद इन फ्रेमवर्क यदि कोई चेंजेस लाने के लिए कोई काम कर रहा है अपना फ्रेमवर्क नहीं लाकर वो भी लॉजिक है तीसरा, चौथा इमोशनल एक्सप्रेशन में लॉजिक है पांचवा, इनके लिए हर रेजिस्टेंस हर बात जो भी मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज के बीच वो लॉजिक हो जाता है, जिससे लॉजिक का स्कोप अपने आप में लिमिट हो जाता है। दूसरी बात, कैसे ये इस बात को कभी काउंटर ही नहीं कर पाते कि जब तक किसी विचार को वैलिडिटी प्रदान नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तब तक वो लॉजिक में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। दूसरी चीज, लेजिटिमाइजेशन की बॉडीज, चाहे वो मीडिया हो, एजुकेशन हो, कल्चरल रिप्रोडक्शन की बॉडीज अपने आप में डोमिनेंट वर्ग के हाथ में है, इस बात का कोई काउंटर नहीं आता। तीसरी बात ये भी तो दमित शोषित वर्ग से कोई डिस्कोर्स निकल कर आ रहा है, तो दमित शोषित वर्ग से निकलने का मतलब ये नहीं होता कि इनहेरेंटली वो दमित शोषित वर्ग का डिस्कोर्स है। उस डिस्कोर्स में अपने आप हम डिस्कोर्स को किस हिसाब से सोच रहे हैं वो भी अभिजात्यवादी वर्ग सेट कर रहा है, जो बार बार प्रूव होता है इस हाउस में कि कैसे सिविल राइट मूवमेंट में हम कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर के विदिन कहीं ना कहीं के हिसाब से खुश हो जाते हैं, या फिर कैसे मूवमेंट्स का उदय अपने आप में एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो अभिजात्यवादी वर्ग दे रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं उदय होता है, चाहे दलित मूवमेंट हो, फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, या फिर कैसे लॉजिक के डिविएशन होते हैं अलग अलग जगह पर ग्लोबल लेवल पर, वो भी अपने आप में स्थापित करता है कि किस प्रकार से लॉजिक अभिजात्यवादी है और अभिजात्यवादी कहीं ना कहीं ट्रिगर करके लॉजिक को क्रिएट करे